हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिफाई। आज हम एक ऐसे शॉकिंग केस की बात करने वाले हैं जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है। इंदौर कपल मिसिंग केस। शुरू में ये बस एक नॉर्मल मिसिंग पर्सन केस लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी इसके अंदर से इतने गंदे सच सामने आए कि हर कोई हैरान हो गया। तो बात शुरू होती है इंदौर के एक नए नए शादीशुदा कपल से, राजा रघुवंशी और उसकी वाइफ सोनम रघुवंशी। इन दोनों की शादी हुई थी सिर्फ 11 मई को। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। राजा और सोनम अपने घर वालों को प्रॉपर्ली अपडेट करते रहे, कॉल्स पे बात होती रही और सबको लगा कि सब सही चल रहा है। लेकिन फिर 23 मई के बाद अचानक दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इतने दिन तक दोनों से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पाया। फैमिली लोग टेंशन में आ गए, हर तरफ फ़ोन घुमाने लगे। पुलिस को बताया गया लेकिन कोई खबर नहीं थी कि राजा और सोनम कहाँ गए। फिर 2 जून को एक बड़ी दुख भरी खबर आई कि राजा की बॉडी मिली है और वो भी एकदम बुरी हालत में। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उसको बहुत ब्रूटल तरीके से मारा गया था। इस लेवल का वॉयलेंस देखकर पुलिस भी शॉक हो गई, लेकिन अभी भी सोनम को कोई पता नहीं चल पा रहा था। मीडिया में काफ़ी डिस्कशन शुरू हो गए। लोग स्पेकुलेट करने लगे कि सोनम का इसमें कोई हाथ है या नहीं। बहुत लोग बोल रहे थे कि शायद मेघालय का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, वहाँ टूरिस्ट सेफ नहीं। राजा के भाई ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि हो सकता है सोनम को बांग्लादेश भेज दिया गया होगा। लेकिन फिर एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। 9 जून को सोनम खुद सरेंडर कर लेती है और उसको एक रोड साइड ढाबे पे देखा गया। बहुत ही बुरी हालत में थी। वहाँ पे लोकल लोगों से फ़ोन मांगने लगी, फिर अपने भाई को कॉल किया, जिसे सुन के उसके भाई ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। सोर्सेज के अकॉर्डिंग सोनम ने तब सरेंडर किया था जब उसके गैंग को अरेस्ट कर लिया गया था जिन्होंने राजा को मारा था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि राजा के मर्डर के लिए उन गुंडों को खुद सोनम ने हायर किया था। अब सोचिए, एक लड़की जिसकी कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी, वो इतनी बड़ी प्लानिंग करके अपने हस्बैंड को मारने का प्लान बना रही थी। कहानी यहाँ और भी डार्क हो जाती है। राजा और सोनम की शादी एक अरेंज्ड मैरिज थी। दोनों फैमिलीज़ की तरफ से डिटेल्स एक्सचेंज हुई थी। सबको लग रहा था कि मैच सही है। राजा की फैमिली एक्चुअली चाहती थी कि शादी 1 साल बाद हो, लेकिन सोनम की फैमिली को बहुत जल्दी थी। उन्होंने इंसिस्ट किया कि शादी तुरंत होनी चाहिए, तो जल्दी में शादी हो गई। राजा की मॉम के अकॉर्डिंग सोनम शादी के बाद काफ़ी खुश लग रही थी, शॉपिंग पे भी जाती थी और कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि उसको शादी से कोई प्रॉब्लम है या वो खुश नहीं है। अब मेघालय ट्रिप भी सोनम का ही आइडिया था। राजा और उसकी फैमिली इस वक्त ट्रिप पे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सोनम ने खुद टिकट्स बुक कर लिए और जब टिकट्स बुक हो गई तो सबने बोला कि चले जाओ। फिर इन्वेस्टिगेशन में एक और शॉकिंग लेयर खुली। सोनम के पापा की एक प्लाईवुड की फैक्ट्री है और वहाँ पे राज कुशवाहा नाम का एक आदमी काम करता था। सोनम और उसका अफेयर चल रहा था। दोनों ने मिल के प्लान बनाया राजा को लाइन से हटाने का। उन्होंने 3 लोगों को हायर किया और उनको पैसे दिए कि मेघालय में राजा को मार दिया जाए। और सोर्सेस के अकॉर्डिंग राजा सोनम से 5 साल छोटा था और वो उसको दीदी बुलाता था। एक लोकल टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने देखा था राजा आगे चल रहा था और पीछे 3 लोग और उसके पीछे सोनम चल रही थी। ये लोग हिंदी में बात कर रहे थे, तो गाइड को डिटेल्स समझ नहीं आई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई थी जिसमें सोनम और राजा एक साथ दिख रहे थे। अब ये सब सुन के लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, अगर सोनम को शादी नहीं करनी थी तो वो सीधा मना कर सकती थी। क्या किसी को मार देना शादी मना करने से ज़्यादा आसान होता है? ये सोचने वाली बात है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक, शायद पैसे का लालच हो, क्योंकि राजा की फैमिली फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग थी। सोनम ने सोचा होगा कि शादी कर लो, बाद में सब कुछ अपना हो जाएगा। और दूसरा, फैमिली का प्रेशर या सोशल फियर की वजह से उसने ऐसे एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। लेकिन कोई भी रीज़न हो, किसी की जान लेना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये नॉर्मल इंसान की सोच तो हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ एक साइकोपैथ ही कर सकता है। ऐसे केसेस हमें भी ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शादी जैसी चीज़ को आज इतना लाइटली कैसे लिया जाता है।
बस शादी करा दो, निपटा दो मेंटालिटी अभी ख़त्म होनी चाहिए। पहले के ज़माने में लोग एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। जब तक बंदा या बंदी 100% श्योर ना हो तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर बैकग्राउंड चेक और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। अब इस केस में एक और कंट्रोवर्शियल एंगल आ गया है, राजा की बहन का। वो ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिसके 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उसके ब्रदर की डेथ के बाद इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग उसने सोशल मीडिया पे रील्स बनाना शुरू कर दिया है। एडिटेड वीडियोस, इमोशनल म्यूज़िक और ब्रांड प्रमोशंस सब कुछ चल रहा था। लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, कमेंट्स भर गए। लोग बोल रहे थे कि इतने सेंसिटिव टाइम पे तुम कैसे ऐसे वीडियोस शूट और एडिट कर सकती हो? क्या तुम्हें अपने भाई की डेथ का दुख नहीं हो रहा है? भाई की डेथ के बाद तुम व्यूज़ और ब्रांड डील्स के पीछे लगी हो। बहुत लोगों ने उसको बोला कि थोड़ी शर्म करो, लेकिन राजा की बहन भी फिर भी वीडियो डालती रही। हैशटैग्स यूज़ किए, कैप्शंस लिखे जिसे क्लियरली लग रहा था कि वो टेंशन ग्रैब कर रही है। इस पे डिबेट चालू हो गई कि क्या आजकल सोशल मीडिया लोगों की इंसानियत भुला दे रहा है। और जैसे ही ऐसे केसेस वायरल होते हैं, जेंडर वॉर भी शुरू हो जाती है। कुछ लोग बोल रहे थे कि देखा, इसीलिए लड़कियों को कंट्रोल करना चाहिए। फिर दूसरे लोग बोलते हैं कि नहीं, सब मर्दों की गलती होती है। इस पूरे मैटर में जेंडर ब्लेम गेम चालू हो गया है। लेकिन ये चीज़ बहुत डेंजरस है। हर केस को जेंडर के एंगल से नहीं देखना चाहिए। ये एक हॉरिफिक क्राइम था, बस इतना ही होना चाहिए फोकस, ना कि मेल वर्सेस फीमेल डिबेट बनाना चाहिए। और जब कुछ ऐसा वायरल होता है तो सोशल मीडिया पेजेस में भी अपनी इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ऐसे पोस्ट डालते हैं, कुछ मिसोजिनिस्टिक और कुछ मिसएंड्रिस्ट। इससे सोसाइटी में अननेसेसरी हेट्रेड बढ़ती है। लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ये एक टॉक्सिक ट्रेंड बन गया है। सोच के देखिए, आज किसी के घर में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में शायद ऐसा कोई केस ना हो, फिर भी लोग आपस में लड़ रहे होते हैं बस क्योंकि किसी ने एक वायरल पोस्ट देख ली। ये जो आर्टिफिशियल हेट्रेड क्रिएट होती है सोशल मीडिया पे, वो रियल लाइफ में भी आने लगती है। लोग जेन्युइनली एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आता है कि ये प्रोपेगेंडा इतना सक्सेसफुल कैसे हो जाता है। या कोई लड़का या लड़की डिसाइड कर भी ले कि अगर उसे कभी शादी नहीं करनी है तो घर में उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, उसके भाई बहन सभी जेंडर के लोग होते हैं। तो कैसे सिर्फ कोई एक जेंडर के अगेंस्ट हो सकता है? ये पेजेस तो चलो इंगेजमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल लोग भी जब ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं तो वो सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें हर केस को उसकी इंडिविजुअल हॉरिफिक नेचर के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि सिर्फ जेंडर के लेंस से। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों जेंडर्स एक दूसरे के इतना खिलाफ हो जाएंगे कि वो आपस में बात करना ही बंद कर देंगे, विच इज़ क्वाइट डेंजरस। सो गाइज, ये थी पूरी कहानी इंदौर कपल मिसिंग केस की। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।